हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे और 3 टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आप एमसीआरई या एसटीपीजे लखनऊ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बोला था कि कोई अगर मैंने लगभग सारे टॉपिक करवा दिए थे, जितने टॉपिक सिलेबस में उतने करवा दिए थे, लेकिन एक बात मैंने ये बोली थी कि कोई अगर गलती से टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट्स में बता देना, क्योंकि छूट जाता है। और इस बार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया और कमेंट्स करने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, और उनमें मेरे को लगा कि हाँ, इन टॉपिक रियल में ये टॉपिक छूट गए। छोटे टॉपिक है लेकिन छूट गए, तो इनको कवर करना ज़रूरी है। काफ़ी कमेंट व्हाट्सएप पे काफ़ी मेरे पास मैसेज आए, लेकिन उनमें से मेरे को 3-4 ऐसे टॉपिक लगे कि हाँ, सच में ये करवाने चाहिए हमें, और वो मैं आप सबके लिए तैयार करके लेके आया हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैसेज आया हुआ था, देखो। 30 बेड के लिए कितने अटेंडेंट चाहिए? इंटेंसिव क्लीनिंग के लिए कितने क्लीनिंग स्टाफ होना चाहिए? आइसोलेशन रूम कितनी बार साफ़ करना चाहिए? सर, इस टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल सही बोला आपने कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोटा टॉपिक है, लेकिन छूट गया। देखो, जब स्टूडेंट और टीचर मिलकर अगर किसी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम नहीं निकले, क्योंकि कुछ हर सबका सोचने का माइंड अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि एक महीना का टाइम भी नहीं मिलता पूरा एग्ज़ाम में। तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर अगर मेहनत करते हैं ना तो निकल जाता है। और वही तरीके मैं आप सबके लिए अपना रहा हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अस्पताल अटेंडेंट की आवश्यकता, यानी अस्पताल अटेंडेंट की क्या क्या आवश्यकता होती है बेड रेशो के अनुसार? किसके अनुसार? बेड रेशो के अनुसार। देखो, सामान्य वार्ड जो होता है, जनरल वार्ड जो होता है, उसमें 4 से 5 बिस्तर पर एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। यानी 4 से 5 बिस्तर पर कितने अटेंडेंट की आवश्यकता होती है? एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। आईसीयू या क्रिटिकल वार्ड, यह आईसीयू या क्रिटिकल वार्ड जो होता है, इसमें 2 से 3 बिस्तर पर एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन रियल में आए हुए हैं, पिछली बार ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये रियल क्वेश्चन आए। तो ये चीज़ें याद रखना कि सामान्य वार्ड में 4 से 5 बिस्तर पर एक अटेंडेंट, और आईसीयू या क्रिटिकल वार्ड में 2 से 3 बिस्तर पर एक अटेंडेंट। 3 से 4 बार वीडियो देखोगे ना, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में देखता है क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बात करें 30 बिस्तरों वाले वार्ड में। देखो, 30 बिस्तरों वाले वार्ड में सामान्य वार्ड जो होता है वो उसमें 6 से 8 अटेंडेंट पर्याप्त है, और 30 बिस्तरों वाला कोई आईसीयू वार्ड है उसमें 10 से 12 अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पिछली बार इस तरीके से आया था कि 30 बिस्तरों वाले वार्ड में कितने अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था पिछली बार। क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सामान्य 30 बिस्तर वाले वार्ड में, सामान्य वार्ड में 6 से 8 हो गए, और आईसीयू वार्ड में कितने हो गए? 10 से 12 अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। आगे बात करें अटेंडेंट की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। देखो, मरीज को स्ट्रेचर या व्हील चेयर से शिफ्ट करना, नर्स या डॉक्टर को सहयोग देना, बुनियादी देखभाल यानी मरीज को पानी देना, दवाई देना, ये अटेंडेंट का काम होता है। मरीज की कमरे की सफाई पर व्यवस्था बनाए रखना, इमरजेंसी स्थिति में तुरंत सहायता करना, ये सब अटेंडेंट के कार्य होते हैं। सफाई कर्मचारी यानी क्लीनिंग स्टाफ की आवश्यकता, सफाई कर्मचारी या क्लीनिंग स्टाफ की आवश्यकता कितने कर्मचारी की आवश्यकता होती है? देखो, सामान्य वार्ड सफाई मानक जो होता है ना, यानी सामान्य वार्ड में एक सफाई कर्मचारी कितने बिस्तर कवर करता है? 10 से 12 बिस्तर कवर करता है। यानी 10 से 12 बेड या बिस्तर पर एक सफाई कर्मचारी काफ़ी है। 30 बिस्तरों पर कितने हो गए? 3 कर्मचारी हो गए। 3 शिफ्ट हो गई, जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, रात हो गई, तो कुल 9 कर्मचारी की आवश्यकता होगी। कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी? 3 शिफ्ट में कुल 9 कर्मचारी की आवश्यकता होगी। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार बना हुआ है। आईसीयू ऑपरेशन से थिएटर सफाई मानक। देखो, आईसीयू ऑपरेशन थिएटर जो सफाई मानक है, संक्रमण रोकने के लिए स्टाफ अधिक चाहिए। 4 से 5 बिस्तर पर, ओटी में 4 से 5 नहीं है, ऑपरेशन थिएटर सफाई मानक में देखो 5 से 6 बिस्तरों पर क्या एक सफाई कर्मचारी की आवश्यकता होती है। कि ऑपरेशन जो हॉस्पिटल है उससे संबंधित ये कर्मचारी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 से 6 बिस्तरों पर कितने सफाई कर्मचारी की आवश्यकता होती है? एक ही। और तो 30 बिस्तरों पर कितनी होगी? 5 से 6 कर्मचारी प्रति शिफ्ट में। इस तरीके से याद रख लेना। सफाई कर्मचारियों के मुख्य कार्य क्या है? देखो, परसों शतों की कीटाणुनाशक सफाई करना, शौचालय वॉशरूम की नियमित सफाई करना, मेडिकल वेस्ट का सही निपटान, आइसोलेशन वार्ड की बार बार सफाई, संक्रमण नियंत्रण,
संक्रमण नियंत्रण या सोप का पालन। आगे हम बात करें आइसोलेशन रूम। आइसोलेशन रूम सफाई मानक। आइसोलेशन रूटीन क्लीनिंग, दिन में 2 से 3 बार, यानी रूटीन क्लीनिंग जो होता है उसकी दिन में कितनी बार सफाई होनी चाहिए? दिन में 2 से 3 बार होनी चाहिए, जैसे सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रूटीन क्लीनिंग की। आगे हम बात करें हाई टच सरफेस। हाई टच सरफेस जैसे 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 बेड रेल हो गया, डोर हैंडल हो गया, स्विच हो गया, नल हो गया, इस हर 2 से 4 घंटे में सफाई होनी चाहिए इनकी, क्योंकि इनको हम बार बार टच करते रहते हैं इस वजह से। जैसे बेड रेल, डोर हैंडल, स्विच नल हो गया, हर 2 से 4 घंटे में इनकी सफाई होनी चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए मतलब। टर्मिनल क्लीनिंग। टर्मिनल क्लीनिंग क्या है? देखो, जब मरीज डिस्चार्ज या शिफ्ट हो जाता है तब पूरे कमरे की गहन सफाई की जानी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल क्लीनिंग बोलते हैं। सब कुछ क्लीन होना चाहिए। सभी सतहों पर कीटाणुनाशक का उपयोग होना चाहिए और लिनेन पर्दे उपकरण बदलना चाहिए। जो लिनेन पर्दे उपकरण उनको बदलना चाहिए। लेकिन इतना आजकल कौन करता है? ये भी कोई नहीं बदलता, बस ओनली पोछा वगैरह मार देते हैं, उपकरण वगैरह को सैनिटाइज करते हैं, बस इतना ही होता है। आगे हम बात करें ओटी असिस्टेंट। ऑपरेशन थिएटर सहायक के कार्य क्या है? देखो, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करना, उपकरणों को स्टरलाइज करना, डॉक्टर और नर्स को उपकरण देना, ऑपरेशन के बाद सफाई और संक्रमण नियंत्रण, सर्जिकल ट्रेसिंग सामग्री तैयार करना, ये क्या ओटी असिस्टेंट कार्य होगी। ओटी असिस्टेंट क्या काम हो गया? देखो, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी पहले तो, यानी ऑपरेशन से पहले उसकी तैयारी करना, फिर उपकरणों को स्टरलाइज करना यूज लेने से पहले, डॉक्टर और नर्स को उपकरण देना, ऑपरेशन के बाद सफाई और संक्रमण नियंत्रण, सर्जिकल ट्रेसिंग सामग्री तैयार करना। आगे बात करें महत्वपूर्ण परीक्षा आधारित प्रश्न। महत्वपूर्ण परीक्षा आधारित जो प्रश्न हो क्या है? 30 बिस्तरों वाले वार्ड में न्यूनतम कितने अटेंडेंट होने चाहिए? 30 बिस्तर वाले वार्ड में 6 से 8। तो इस तरीके से पिछली बार जो क्वेश्चन आए हुए ना इन टॉपिकों पे, वो लेके आया थोड़ा सा इस टॉपिक पे। आईसीयू में सफाई कर्मचारी का अनुपात क्या है? 5 से 6 बिस्तर है। आइसोलेशन रूम की सफाई कितनी बार करनी चाहिए? दिन में 2 से 3 बार। टर्मिनल क्लीनिंग कब की जाती है? जब मरीज डिस्चार्ज हो जाए तब टर्मिनल क्लीनिंग की जाती है। ओटी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? उपकरण स्टरलाइज करना। मुख्य कार्य क्या है? उपकरण स्टरलाइज करना। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? वो कमेंट क्या आया था? ड्रेसिंग, बैंडेज, गोज और सिलिंग्स, इनकी परिभाषा और उपयोग बताओ। इस तरीके से एक कमेंट्स आया था। कमेंट्स तो काफ़ी आए थे, लेकिन मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे ना कि हाँ इनसे क्वेश्चन आ सकता है और ये ज़रूरी है, तो वो मैं लेके आया हूँ। आगे हम बात करें ड्रेसिंग। देखो ड्रेसिंग क्या होती है। हालांकि मैंने एक टॉपिक पहले कंप्लीट करवा दी पुरानी क्लासों में, लेकिन फिर भी एक बार मैंने सोचा करवा देता हूँ। घाव को ढकने और संक्रमण से बचाने के लिए स्टराइल सामग्री का प्रयोग ड्रेसिंग कहलाता है। यानी संक्रमण से बचने के लिए स्टराइल सामग्री जो होता है इसका प्रयोग क्या कहलाता है? ड्रेसिंग कहलाता है। ड्रेसिंग यानी ड्रेसिंग का मतलब होता है घाव की सफाई करके, जैसे जो रुई वगैरह लगाते हैं वो ड्रेसिंग हो जाता है। घाव को संक्रमण से बचाना, इसका उद्देश्य होता है ड्रेसिंग का। रक्तस्राव को रोकना, पस या दर्द को सोखना, घाव को नमी में रखकर जल्दी भरने में मदद करना, और दवाई जैसे एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक घाव पर लगाना, घाव को यांत्रिक आघात से बचाना, ये सारे ड्रेसिंग के कार्य होते हैं। आगे हम बात करें प्राथमिक ड्रेसिंग। देखो ड्रेसिंग कितनी प्रकार की होती है। देखो, प्राथमिक ड्रेसिंग होती है, द्वितीयक ड्रेसिंग होती है, विशेष ड्रेसिंग होती है। इस तरीके से इसके 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक ड्रेसिंग यानी सीधे घाव पर लगाया जाता है प्राथमिक ड्रेसिंग को, याद रखना। द्वितीयक ड्रेसिंग, प्राथमिक ड्रेसिंग को ढकने और स्थिर रखने के लिए द्वितीय ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक ड्रेसिंग जो होती है उसको ढकने और स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय ड्रेसिंग का। विशेष ड्रेसिंग, विशेष ड्रेसिंग से बर्न्स, प्रेशर, अल्सर, इन्फेक्शन वाले घाव पर विशेष ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी ज़्यादा घाव जो होते हैं ना, जैसे बर्न्स हो गया, प्रेशर अल्सर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन घाव पर विशेष ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी विशेष ड्रेसिंग लगाई जाती है। आगे हम बात करें बैंडेज, यानी पट्टी जो करते हैं ना उसको हम बैंडेज बोलते हैं। लंबी कपड़े की पट्टी, जैसे ड्रेसिंग को, जैसे ड्रेसिंग क्या बताया मैंने? ड्रेसिंग बताया मैंने, रुई जो होती है ना जिसको घाव के ऊपर लगाते हैं, रुई लगा दी, वो तो हो गई ड्रेसिंग। उसके ऊपर जो पट्टी कर देते हैं ऊपर, वो क्या हो गई? ये हो गई बैंडेज। तो देखो परिभाषा क्या है? लंबी कपड़े की पट्टी जैसे ड्रेसिंग को सुरक्षित करने, दबाव देने और अंग को सहारा देने के लिए लपेटा जो जाता है ना उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पट्टी बोल दो या फिर बैंडेज बोल दो, की बात है। आगे हम बात करें उद्देश्य कि बैंडेज क्या क्या उद्देश्य है। ड्रेसिंग को अपनी जगह स्थिर रखना, रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव देना, सूजन कम करना, टूटी हड्डियों या मोच वाले भाव को सहारा देना, दवा या ड्रेसिंग को स्थान पर बनाए रखना, ये सारे इसके कार्य होते हैं बैंडेज के।
अब प्रकार, अब बैंडेज के प्रकार भी होते हैं, जैसे रोलर बैंडेज हो गया, त्रिकोणीय बैंडेज हो गया, ट्यूबुलर बैंडेज हो गया। देखो रोलर बैंडेज यानी बिल्कुल घुमावदार, यानी कपास या मलमल की पट्टी से बना होता है रोलर बैंडेज, याद रखना। किससे बना होता है? कपास या मलमल की पट्टी से रोलर बैंडेज बना होता है। जैसे बाहें, पैर, उंगली आदि पर प्रयोग किया जाता है रोलर बैंडेज का, यानी जिसको हम उसके अंग के चारों ओर लपेट देते हैं बिल्कुल गोल गोल, ये रोलर बैंडेज होता है। जैसे बाह हो गया, पैर हो गया, उंगली हो गया, इन पर। त्रिकोणीय बैंडेज क्या होती है? जैसे त्रिकोणीय बैंडेज, जैसे हाथ टूट गया, उसको जैसे एक पट्टा हाथ से गले के पीछे से लेकर आते हैं और हाथ को जैसे ऐसे पेट के सटाकर बांध देते हैं, तो हाथ लटकता नहीं है, वो बिल्कुल एक स्थिर रह जाता है एक जगह। ये त्रिकोणीय बैंडेज से ही करते हैं। तो कपड़े का त्रिकोण रूप होता है। सिलिंग बनाने, सिलिंग इसे ही बोलते हैं, मतलब जो पट्टी के रूप में होता है ना, जो हाथ को बांधते हैं, इसे सिलिंग बोलते हैं, त्रिकोण टाइप में। सिलिंग बनाने या सिर या हाथ बांधने में त्रिकोणीय बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें ट्यूबुलर बैंडेज। देखो ट्यूबुलर बैंडेज क्या होता है? क्या होता है ट्यूबुलर बैंडेज? नली के आकार का होता है, नली जो होती है इसके आकार का होता है, और उंगलियों या पैरों या जोड़ों पर प्रयोग किया जाता है ट्यूबुलर बैंडेज का, उंगलियों पर, पैरों पर और जोड़ों पर। आगे हम बात करें बैंडेज तकनीक। बैंडेज तकनीक देखो, एक सर्पिल के आकार की भी होती है बैंडेज, 8 जो होता है ना इसके आकार की बैंडेज होती है, इस तरीके से। सर्पिल रिवर्स भी होती है, यानी बैंडेज रिकरेंट भी होती है। यानी बैंडेज तकनीक का मतलब है कि बैंडेज को हम किस तरीके से बांध सकते हैं। सर्पिल तरीके से बांध सकते हैं, 8 के आकार के ऐसे ही बांध सकते हैं, सर्पिल रिवर्स भी बांध सकते हैं और रिकरेंट ही बांध सकते हैं। बस ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना, ऑप्शन में देता हूँ तुरंत क्वेश्चन सही हो जाए। गोज क्या होती है? देखो किसको बोलते हैं गोज? नरम जालीदार बांझ कपड़ा। बांझ का मतलब हो गया स्टरलाइज। स्टरलाइज कपड़ा जो ड्रेसिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है उसे गोज बोलते हैं। नहीं, नरम जालीदार बांझ कपड़ा जो ड्रेसिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गोज। उद्देश्य और उपयोग, घाव को ढकने और संक्रमण से बचाने के लिए गोज का उपयोग किया जाता है। रक्त और पस को सोखने के लिए गोज का उपयोग किया जाता है। घाव की सफाई करने के लिए गोज का प्रयोग किया जाता है। दवाई लगाने के लिए गोज का प्रयोग किया जाता है। सर्जरी के समय पैकिंग और स्पंज के रूप में गोज का प्रयोग किया जाता है। अब विशेष प्रकार, जैसे एक हो गया प्लेन गोज, एक हो गया मेडिकेटेड गोज, एक हो गया पैराफिन गोज। देखो प्लेन गोज यानी सामान्य ड्रेसिंग जो करते हैं इसको प्लेन गोज बोलते हैं। मेडिकेटेड गोज यानी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक से मिला हुआ जो गोज होता है ना, वो मेडिकेटेड गोज होता है। कौन सा होता है? मेडिकेटेड गोज। पैराफिन गोज यानी बर्न्स बोल दो, या यानी बर्न्स को जलने बोलते हैं, जलने के लिए, ताकि ड्रेसिंग चिपके नहीं, यानी जहाँ अंग जल जाता है वहाँ पैराफिन गोज का प्रयोग करते हैं ताकि वो चिपकता नहीं है, इसका प्रयोग करते हैं। ड्रेसिंग के चिपकता नहीं है वो, पैराफिन गोज का प्रयोग करते हैं जले हुए पर। आगे बात करें सिलिंग्स क्या होती है। देखो सिलिंग्स त्रिकोणीय कपड़े का पट्टा जो हाथ या कंधे को सहारा देने के लिए प्रयोग होता है, किस उसको क्या बोलते हैं? सिलिंग्स। उसको क्या बोलते हैं? सिलिंग्स। यानी हाथ या कपड़े को सहारा देने के लिए कपड़े का पट्टा जो होता है उसको सिलिंग्स बोलते हैं। उद्देश्य सिलिंग्स के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? देखो टूटी हुई हड्डी को सहारा देना, मोच, चोट या कंधे के घाव में अंग को स्थिर रखना, ड्रेसिंग और बैंडेज को जगह पर बनाए रखना, ये सारे सिलिंग्स के कार्य होते हैं। अब प्रकार, एक होती है आर्म सिलिंग, एक होती है एलिवेटेड सिलिंग, एक होता है क्लेविकल सिलिंग। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आर्म सिलिंग, हाथ की हड्डी टूटने, आर्म का संबंध हाथ से, तो हाथ की हड्डी टूटने या चोट में आर्म सिलिंग का प्रयोग किया जाता है। एलिवेटेड सिलिंग, हाथ को ऊंचाई में रखने के लिए, यानी हाथ को ऊपर ऊंचाई में रखने के लिए एलिवेटेड सिलिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे रक्तस्राव वगैरह रोकना। तो एलिवेटेड सिलिंग किस में उपयोग किया जाता है? हाथ को ऊंचा रखने के लिए। क्लेविकल सिलिंग यानी कॉलर बोन फ्रैक्चर में क्लेविकल सिलिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लेविकल सिलिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? कॉलर बोन फ्रैक्चर में। आगे हम बात करें, 2 टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए हैं बड़े बड़े। अब एक जो मैसेज आया था वो ये भी आया था कि एक उनसे रिलेटेड बता दो जो हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड सिंबल होते हैं, वो पूछ सकता है इस बार। देखो सिंबल, हॉस्पिटल के जो सिंबल हैं उनके बारे में हम चर्चा करें, अच्छी बात है और मेरे को लगा कि ये करवाना चाहिए। हॉस्पिटल सर्विस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक, क्योंकि कंपटीशन में कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बढ़ा दे, लेकिन सिलेबस को कवर करके अगर टाइम बचा है तो हम अदर चीज़ें भी आसपास कवर करनी चाहिए। रेड क्रॉस का आपने चित्र देखा होगा या सिंबल देखा होगा, इस तरीके से आता है रेड क्रॉस।
ये अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं का, इसको बोलते हैं रेड क्रॉस। इस तरह प्लस जो होता है ना, इसको रेड क्रॉस बोलते हैं। देखो 1864 की जेनेवा कॉन्वेंशन में अपनाया गया था रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को इन प्लस के जो चिन्ह है इसको रेड क्रॉस के रूप में कब अपनाया गया था? 1864 में अपनाया गया था। जिनेवा का जो कॉन्वेंशन जो हुआ था उसमें अपनाया गया था। युद्ध, आपदा या आपात स्थिति में मेडिकल एड और हॉस्पिटल को दर्शाता है। यानी युद्ध हो गया या आपदा या आपात कोई स्थिति होगी, इसमें मेडिकल एड और हॉस्पिटल को क्या दर्शाता है? इस तरीके से रेड क्रॉस दर्शाता है। एग्जाम पॉइंट में क्या देखो, एग्जाम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ा है मैंने कि हॉस्पिटल का इंटरनेशनल जो सिंबल कौन सा है? रेड क्रॉस। इसको हॉस्पिटल का इंटरनेशनल सिंबल बोलते हैं रेड क्रॉस को। इस तरीके से प्लस जो होता है इसको रेड क्रॉस बोलते हैं। आगे हम बात करें, अब रेड क्रॉस भी अलग अलग टाइप का होता है। देखो एक तो रेड क्रॉस हो गया, दूसरा हो गया रोड ऑफ एस्क्लेपियस। रोड ऑफ एस्क्लेपियस यानी एस्क्लेपियस की छड़ी बोलते हैं इसको। रोड क्या हो गई? छड़ी हो गया, तो रोड ऑफ एस्क्लेपियस बोलते या एस्क्लेपियस की छड़ी बोल रहे की बात है। एक छड़ी जिस पर एक सांप लिपटा होता है, यानी एक छड़ी होती है और उस पर एक ऐसे सांप लिपटा होता है, तो इस ऐसे सिंबल क्या बोलते हैं? एस्क्लेपियस की छड़ी बोलते हैं। असली और प्रमाणित मेडिकल सिंबल माना जाता है, यानी असली है और प्रमाणित जो मेडिकल सिंबल है वो इस टाइप का होता है, एक छड़ी पर एक सांप लिपटा हुआ है। ग्रीक के पुरानी कथाओं में एस्क्लेपियस नामक वेद का प्रतीक है। एस्क्लेपियस नामक क्या है? एक वेद का प्रतीक है ग्रीक पुरानी कथाओं में, पुरानी जो कथाएं उनमें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इन लोगों में मिलता है। यानी WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो लोग हैं ना, इसमें इस तरीके से मिलता है। एक छड़ है उसके ऊपर सांप लिपटा हुआ है। डायग्राम आपको देखना हो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना, मिल जाएगा। क्योंकि डायग्राम अगर देख लोगे तो फिर वो हमेशा के लिए याद भी रहेगा, इसलिए डायग्राम गूगल पे सर्च करके एक बार जरूर देखना। एग्जाम पॉइंट, WHO के लोगों में कौन सा प्रतीक होता है? रोड ऑफ एस्क्लेपियस। आगे बात करें, कैड्यूसियस क्या होता है? कैड्यूसियस, इसमें दो सांप और पंखों वाली छड़ी बनी होती है। दो सांप और पंखों वाली छड़ी किस में बनी होती है? कैड्यूसियस में बनी होती है। अब कैड्यूसियस का आपको डायग्राम देखना हो तो गूगल पे सर्च करके जरूर देखना। यह असली मेडिकल प्रतीक नहीं है, बल्कि गलती से USA और मिलिट्री मेडिकल कॉर्पस में इस्तेमाल होता है। यानी USA और मिलिट्री मेडिकल कॉर्पस में इस्तेमाल होता है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट यह नहीं है। कौन सा? कैड्यूसियस। आगे हम बात करें एग्जाम पॉइंट में, कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन दे देता है कैड्यूसियस, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आगे हम बात करें ग्रीन कोर्स। फार्मेसी और दवा की दुकानों के लिए प्रयोग होता है ग्रीन कोर्स। यानी फार्मेसी हो गई या दवा की दुकानों पर देखा होगा आपने, ग्रीन का एक प्लस की तरह कोर्स होता है, उसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, यानी यहाँ दवाई मिलती है, यानी फार्मेसी से संबंधित है। यह संकेत देता है कि यहाँ मेडिकल या ड्रग्स उपलब्ध है। एग्जाम पॉइंट, फार्मेसी का प्रतीक क्या होता है? ग्रीन क्रॉस। फार्मेसी का प्रतीक क्वेश्चन बना हुआ है कि फार्मेसी का प्रतीक क्या होता है? ग्रीन क्रॉस होता है। ब्लू क्रॉस, यह पशु चिकित्सा का प्रतीक है। पशु चिकित्सा का प्रतीक कौन सा है? ब्लू क्रॉस है। पशु चिकित्सा का प्रतीक क्या है दोस्तों? ब्लू क्रॉस। अस्पतालों से अलग केवल एनिमल हॉस्पिटल और पेट केयर का मतलब होता है पालतू जानवर। तो अस्पतालों से अलग है, केवल एनिमल में प्रयोग होता है, पालतू जानवरों में प्रयोग होता है इस तरीके का सिंबल। कौन सिंबल है? ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस का संबंध है जानवरों से संबंधित। रेड क्रिसेंट, जैसे मुस्लिम देशों जैसे तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब में अस्पताल और चिकित्सा सेवा के लिए यह प्रतीक प्रयोग किया जाता है, रेड क्रिसेंट। रेड क्रिसेंट का प्रयोग जो होता है वो मुस्लिम देशों में होता है। तो सारा मैंने बता दिया है, थोड़ा सा हम रिवीजन मार लेते हैं। हॉस्पिटल का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? रेड क्रॉस। WHO का सिंबल कौन सा है? रोड ऑफ एस्क्लेपियस, यानी एक छड़ है उसके ऊपर सांप लिपटा हुआ है, ये WHO का सिंबल है। फार्मेसी का सिंबल ग्रीन क्रॉस है। वेटनरी सर्विस का सिंबल है ब्लू क्रॉस, यानी वेटनरी जो सर्विस है उसका सिंबल क्या है? ब्लू क्रॉस है। इस्लामिक देशों का मेडिकल सिंबल कौन सा है? रेड क्रिसेंट। इस्लामिक देशों का मेडिकल सिंबल कौन सा है दोस्तों? रेड क्रिसेंट। तो जो टॉपिक आपने बताए और मेरे को लगा कि ये करवाना जरूरी है, इनमें क्वेश्चन छप सकता है, तो वो मैंने करवा दिए। बाकी मेरा प्रयास, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बता देना और लाइक करके जाना,
क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को देखने के बाद, तो ऊपर भगवान भी देखता है। बस खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।